नमस्कार बच्चों, आज हम कृतिका पाठ्य पुस्तक जो है पूरक पाठ्य पुस्तक उसके पहले अध्याय इस जल प्रलय में को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिन्हें हिंदी साहित्य जगत में आंचलिक उपन्यासकार के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके काव्य की जो विशेषता है वह भी कह सकते हैं हम, जिसमें इन्होंने बहुत ही साधारण जीवन, साधारण लोग, साधारण विषय वस्तु को ही अपने साहित्य की लेखनी का विषय बनाया है और लेखन कार्य किया है। पाठ शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं, यानी शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड-मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। परती भूमि यानी जिस पर लंबे समय से खेती न की गई हो, बंजर भूमि। और विभीषिका का अर्थ होता है भयंकरता। आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है बच्चों नीचे, यानी बहुत ही भीषण। लेखक कह रहे हैं कि जब भी वहाँ से यात्री गुजरते हैं तो वो ट्रेन की खिड़कियों से देखते हैं तो उन्हें सिर्फ बाढ़ के बाद क्या दिखाई देता है, जंगली जानवर और उनकी जो है हड्डियाँ या उनके जो झुंड हैं, मृत जानवरों के झुंड हैं, वो दिखाई देते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि बाढ़ कितनी भयंकर आई होगी। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता था। लेखक बता रहे हैं कि मेरा जो गांव है वो भी कैसा है, परती भूमि वाला है। परती भूमि यानी बंजर है, जहाँ पानी से कोई लेना देना नहीं है, तो लोगों को तैरना भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि जब उनकी 10 साल की उम्र थी, उस समय से लेकर और पिछले 1 साल तक वो बता रहे हैं कि वो स्काउट में, स्वयंसेवक के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में और एक रिलीफ वर्कर के रूप में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होते थे वहाँ लोगों की मदद का कार्य करते थे। और लेखक बता रहे हैं कि ये जो बाढ़ के बारे में मैंने अपनी कलम चलाई है, ज़्यादातर उनकी जो रचनाएं हैं वो बाढ़ के ऊपर ही हैं। तो वो कह रहे हैं, अगर लिखने की बात मैं कहूँ तो मुझे याद है कि हाई स्कूल में मैंने सबसे पहली बार 10वीं कक्षा में सबसे पहली बार मैंने बाढ़ पर लेख लिखकर पहला पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयोग इनकी रचना है, उसमें उसका एक हिस्सा है कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। उनकी रचना में वो बता रहे हैं, जैसे जय गंगा रचना है 1947 में लिखी थी इन्होंने, डायन कोसी 1948 में लिखी थी, हड्डियों का पुल 1948 में, आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हैं। लेखक बता रहे हैं कि जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों का पुल जैसे कई इनकी जो रचनाएं हैं उनमें इन्होंने बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया है। कैसा वर्णन? जो इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और बच्चों, रिपोर्टाज का मतलब होता है, रिपोर्टाज जो है वो रिपोर्ट शब्द से जिसकी उत्पत्ति हुई है, यानी किसी भी घटना का वर्णन करना, जैसे पत्रकार करते हैं, रिपोर्ट देते हैं पत्रकार, उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा है उसके बारे में। आइए आगे चलते हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भसने और भोगने का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। जब तक वो गांव में थे तब तक बाढ़ जैसा उन्होंने कुछ भी अपनी आंखों से न देखा न भोगा। जब वह आगे जब वो शहर में आ गए तो वहाँ की बात बता रहे हैं कि जब वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, यानी 1967 की बात है जब लेखक पटना शहर में रहे होंगे। तब 12 घंटे लगातार अविराम वृष्टि यानी बारिश के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। लेखक बता रहे हैं कि मैंने बचपन से लेकर और जब तक मैं अपने गांव में रहा तब तक बाढ़ को कभी नहीं देखा अपनी आंखों से, लेकिन जब मैं 1967 में पटना शहर में आ गया तब मैंने देखा कि लगातार 12 घंटे जो बारिश हुई उससे पानी घरों में निचले हिस्सों में घुस आया था। शहरी आदमी की हैसियत से मैंने बाढ़ को पहली बार देखा।
इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। छाती भर पानी यानी पानी गले तक आ जाना, इतना पानी डूब गया। तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई यानी माचिस, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि पानी अगर बढ़ता है तो हम कुछ करेंगे, वरना अगर इतना ही पानी है तो हम बैठे थे कि हम यहाँ फ़िलहाल सुरक्षित हैं। सुबह सुना, जब सुबह हुई तो क्या सुना कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास जो हैं वो भी प्लावित हो गए हैं, पानी से पूरे जो है भर गए हैं, ढक गए हैं, डूब गए हैं, प्लावित हो गए हैं। दोपहर में सूचना मिली कि अब तो पानी गोलघर जल से घिर गया है। ये सूचना किस तरह मिली लेखक को? बांग्ला भाषा में मिली। जब लोगों ने बताया, जानो गोलघर डूबे गए छे, बंगाली भाषा में जो है लोगों ने इस तरह से एक दूसरे को बताया कि अब तो गोलघर भी जल से घिर गया है। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए और शहर का हाल मालूम करने के लिए लेखक बाहर निकले तो उन्होंने रिक्शे वाले से पूछा, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, यानी वहाँ भी पानी भर गया होगा। तो लेखक ने कहा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता यानी लेक्चरर आचार्य कवि मित्र थे। उनके साथ एक और उनके कवि मित्र गए, जो मेरी अनवरत, अनर्गल, अनगढ़ और गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते। धन्य हैं वे, क्योंकि बच्चों ऐसा माना जाता है कि जब भी लेखक या कवि के साथ आप बैठे हो तो वो आपको अपनी कविता या रचना के बारे में बता कर ही जो है बोर कर देंगे, ऐसा माना जाता है एक व्यंग के रूप में, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो कवि कह रहे हैं कि मेरे साथ जो मेरे लेखक मित्र थे वो मेरी जो अनवरत यानी कि निरंतर लगातार चलने वाली बातें, अनर्गल बातें, बेतुकी बातें, अनगढ़ बातें, टेढ़ी मेढ़ी बातें, और जो भी मैं अपने आप से बातें करता स्वगतोक्ति, उससे कभी वो बोर नहीं होते। उन्हें पता ही था मेरा क्या स्वभाव है, क्योंकि वो स्वयं भी लेखक थे। आगे चलते हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया पानी, आ गया क्या, पार कर गया, और इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं।